बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे नाकाबिले फरामोश और हैरत अंगेज़ वाक़या बताने लगा हूँ। ये 1997 की बात है। मैं साहिवाल में होता था और मेरी जॉब थी नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, जो उस वक्त नेशनल टेक्सटाइल कॉलेज होता था। मैं लेक्चरर वहाँ पे जॉब करता था। तो हुआ ये कि मैंने एक फ़ेलोशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था जर्मनी। वो डैड के नाम से थी DAAD। वो 6 महीने की फ़ेलोशिप होती थी, तो वो अप्रूव हुई। मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और मैंने जाना था इस्लामाबाद। तो उस वक़्त जीटी रोड पे ट्रैवलिंग होती थी और सारी रात ही लग जाती थी। साहिवाल से रवाना होते थे और सुबह पहुँचते थे इस्लामाबाद और अपने काम-शाम करवा के लोग फिर रात को वापस आ जाते थे। तो इस तरह से 2 रात और 1 दिन का पूरा प्रोसेस होता था। काफ़ी थका देने वाला होता था, लेकिन लोग करते थे। तो ख़ैर मैं इस्लामाबाद पहुँचा, नाश्ता-वाश्ता किया, टैक्सी ली और जर्मन एम्बेसी चला गया। तो वहाँ पासपोर्ट काउंटर पे गया तो उन्होंने मुझे पासपोर्ट दे दिया। मैंने पूछा वीज़ा? तो कहते हैं वीज़ा पासपोर्ट के साथ है। मैंने पासपोर्ट ऊपर-नीचे देखा, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो वो मुस्कुराया और उसने पासपोर्ट खोला और वो पेज दिखाया, कहते ये स्टैम्प होती है, ये स्टैम्प लगी। मैं समझ रहा था शायद वो लगा था मुझे कोई डॉक्यूमेंट देंगे या कोई शय देंगे जिसको वीज़ा कहते हैं। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वीज़ा देखा। तो मैं वहाँ से निकलने लगा तो एक लंबा-सा आदमी गोरा-चिट्टा वो मेरे पास आया और इंग्लिश में मुझे पूछता है कि आप किस तरह से जा रहे हैं? आप क्या करते हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो सारी वो डिटेल पूछने लग गया। वो जर्मनी का एम्बेसडर था। तो उसने कहा कि ये आपका 3 महीने के लिए वीज़ा स्टैम्प हुआ है और फर्दर 3 मंथ्स के लिए आपने वहाँ जाके एक्सटेंड करवाना है। जैसे 3 महीने पूरे होने वाले हों, आप ये एक्सटेंड करवा लीजिएगा। इसके अलावा आपको टिकट मिलेगा मेरिट होटल से, लुफ्थांसा एयरलाइन का काउंटर है वहाँ पे, तो वहाँ से आप जाके टिकट ले लें। तो कहता है एनओसी भी ले लिया हुआ है? मैंने कहा एनओसी का तो मुझे कोई आइडिया नहीं। तो हो कहता है ये यू नीड एनओसी, you immediately go to the Ministry of Education office, take taxi and go right now। मैंने सोचा मेरे पास वो आज का दिन ही है तो ये कैसे मैनेज होगा। तो खैर मैंने टैक्सी पकड़ी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ऑफिस चला गया। वहाँ क्लर्क बादशाह बैठे हुए थे और उन्होंने मेरी बात सुनी, मैंने तारुफ करवाया। तो खैर वो कहता है ये हम आपको बना देते हैं, लेकिन इसके लिए स्टैम्प पेपर पे आपने ये वर्डिंग लिखवानी है। अगर स्टैम्प पेपर कहाँ से मिलेगा? कहते वो तो कचहरी से मिलेगा। तो मैंने कहा ये फिर उतनी देर में ऑफिस आकर बंद हो जाएगा। कहता हाँ ये तो है। कहता अभी आप जाके ले आएँ, अगर आप ऑफिस खुला हुआ तो आपको आज मिल जाएगा, वरना आप फिर अभी आगे वीकेंड है तो फिर आप मंडे को आइएगा। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैं फिर इस्लामाबाद से साहिवाल वापस जाऊँगा, वापस आऊँगा, तो ये कैसे होगा? खैर मैंने वहाँ से दौड़ लगाई, कचहरी गया। उस वक़्त टाइपराइटर होते थे, कंप्यूटर तो होते नहीं थे। एक बंदा बैठा हुआ था, उसको पैसे-वैसे दिए, उसने टाइप करना शुरू किया और टाइप करवा के स्टैम्प पेपर, उस पे कुछ साइन भी होते हैं, उसने साइन करवाए। तो मैं वापस मिनिस्ट्री के ऑफ़िस आया, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बंदा वहाँ पे अभी मौजूद था। वो ऑफ़िस बंद ही होने वाला था, खैर उसने मुझे एनओसी बना दी है और मैं वहाँ से निकला, मेरिट होटल गया और वहाँ लुफ्थांसा एयरलाइन के काउंटर पे जाना था। वहाँ पहुँचा और उन्होंने मुझे टिकट अरेंज करके दिया और वहाँ भी बड़ा एक भला सा आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा कि ये ना समझिएगा कि बाहर कंट्रीज़ में सारे लोग बड़े ईमानदारी होते हैं, तो वहाँ भी आपने अलर्ट रहना है। तो मेरा बेटा फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे गया था और वहीं पे उसकी जेब कट गई थी। इस तरह कुछ और बातें मुझे बताई और मैं टिकट लेके आ गया। जब मैंने टिकट चेक किया तो पता चला कि वहाँ जो ट्रांज़िट है, लोकल एयरलाइन का और इंटरनेशनल एयरलाइन का, वो बहुत शॉर्ट सा है। यानी लाहौर से पीआईए है कराची के लिए और कराची 2 घंटे का स्टे है और उसके बाद इंटरनेशनल एयरलाइन लुफ्थांसा एयरलाइन फ्रैंकफर्ट के लिए है। तो ये टाइम कुछ मुझे इनसफिशिएंट सा लग रहा था कि अगर एयरलाइन थोड़ा-सा भी लेट हो जाती है, तो वहाँ मसला हो सकता है। ख़ैर मैंने पीआईए ऑफ़िस जाके जो प्रीवियस एयरलाइन थी, वो बुक करवा ली। तो अब गैप तकरीबन कोई 9 घंटे का हो गया था। अब इतना ट्रांज़िट वहाँ वेट करना मुझे मुश्किल लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लुफ्थांसा एयरलाइन ऑफ़िस में मैसेज करूँ, तो शायद मुझे होटल अरेंज कर दें।
उस वक्त एसएमएस या मैसेजिंग सर्विस तो थी नहीं, ना मोबाइल थे और ना कोई ऐसी फैसिलिटी थी। फैक्स के ज़रिए कम्युनिकेशन होती थी। मैंने फैक्स की, उनका फैक्स के ज़रिए ही रिप्लाई आ गया और उन्होंने होटल अरेंज कर दिए। खैर लाहौर से कराची रवानगी हुई कि उसी होटल की गाड़ी आई हुई थी और वो होटल ले गई। होटल कोई 4-5 घंटे का स्टे था। मैं सुबह वहाँ से रवाना होने लगा तो नाश्ते का पूछा तो कहते जी नाश्ता तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको अभी एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपकी नेक्स्ट जो गाड़ी है मैं उस पर चला जाऊँगा। कहता नहीं, फिर वो टाइम शॉर्ट रह जाएगा आपके लिए। तो खैर मैं बगैर नाश्ते के ही रवाना हो गया, एयरपोर्ट पहुंचा। 5-6 घंटे को रहते थे तो मैंने सोचा कि प्रोसेस शुरू करते हैं। जो बैगेज कलेक्शन लाइन है उसमें मैं लगा। तो लाइन में लगने के बाद एक लड़का मेरे पास आया, पूछने लग गया अच्छा कि किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। खैर मैंने उसका मुख्तसर सा जवाब दिया। फिर वो काउंटर पे चला जाया करे, फिर वो मेरे पास आ जाया करे, फिर काउंटर पे चला जाया करे। वो लाइन स्लो स्लो आगे मूव कर रही थी। जब मैं काउंटर पे पहुंचा, अपना सामान बुक करवाया, उसने वज़न किया, हर चीज़ ठीक लग रही थी। उसने उसका वो टैग शैग लगाया। उसके बाद एक दूसरी लाइन थी जो इमिग्रेशन के लिए जा रही थी। उस वक्त हर एयरलाइन की अलग अलग एयरलाइन होती, क्योंकि टाइमी टाइमी तो एयरलाइन होती थी। और उस वक्त किसी एयरलाइन की वो लाइन थी, मुझे नहीं पता था किस एयरलाइन की है। मुझे उन्होंने बताया कि अब आपने इस लाइन में जाना है। तो मैं उस लाइन में चला गया। वो लड़का फिर मेरे पास आ गया, कहता जी मुझे फ़ारिग कर दें। मैं कहा मैं नहीं समझा आपकी बात। जी वो मैंने आपकी हेल्प कराई है, आपके सामान का वज़न बहुत ज़्यादा था, वरना उसने बहुत ज़्यादा पैसे ले लेने थे। तो मैंने उससे कहा, मेरे कहने पे उसने आपका सामान बुक किया है। मैंने उससे पूछा, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरा सामान बुक करवाएँ या मेरी हेल्प करें? तो आप फ़ौरन यहाँ से चले जाएँ वरना मैं कंप्लेंट करूँगा आपकी। जब मैं ज़्यादा सीरियस हुआ तो वो अपनी हेल्प के लिए ना दूर से किसी को बुलाने लग गया। लेकिन वो लड़का नहीं आया उसके कहने पे। तो ख़ैर उसने जब देखा कि बात नहीं बन रही तो वहाँ से चला गया। मैं काउंटर पे पहुँचा तो वो मेरा पासपोर्ट देख के मुझे एक आदमी अलग ले गया, कहता आप इधर आ जाइए इस तरफ। मुझे अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया। अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया, एनओसी दिखाया, एनओसी दिखाया। जो लेटर माँगता गया, जो डॉक्यूमेंट कहता गया वो मेरे पास मौजूद थे। मैंने उसको दिखाए। अच्छा स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं? हाँ, स्कॉलरशिप। काफ़ी अमाउंट होती है। मैं कहा मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। काफ़ी सेविंग हो जाती है। मैंने कहा देखिए मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है। कहता ये आपके पासपोर्ट में बिज़नेस लिखा हुआ है। मैंने कहा ये जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो ये उससे पहले का बना हुआ है। मेरी जॉब स्टार्ट हुई है 93 में और ये पासपोर्ट उससे पहले का बना हुआ है। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, इस पे भी डेट लिखी हुई है। नहीं ये तो अलाउ नहीं है, वी कैन अरेस्ट यू। मैं बड़ा हैरान हुआ। कहता आप जाएँ, आप कल पासपोर्ट ऑफिस जाएँ और अपना पासपोर्ट रीन्यू करवाएँ और अपडेट करवाएँ। कराची एयरपोर्ट पे मेरा कज़न हुआ करता था, मैंने सोचा मैं क्यों ना उसकी हेल्प लूँ। तो अब उससे राब्ता कैसे करना था, उस वक़्त सेल फ़ोन तो ज़ाहिर थे नहीं, तो मैंने किसी फ़ोन बूथ से ही करना था। तो मैं वहाँ से निकल के फ़ोन बूथ की तरफ जाने लगा, तो उन्होंने मुझे फिर बुला लिया। कहते आप यहाँ से जा नहीं सकते, आप इधर ही बैठें। उन्होंने मुझे एक साइड पे बिठा दिया। वो पहली एयरलाइन की जो लाइन लगी हुई थी, वो ख़त्म हो चुकी थी, काउंटर खाली हो चुका था और अब लुफ्थांसा एयरलाइन के लोग आने शुरू हो गए थे। दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी और जो दुआएँ मुझे याद थीं, वो मैं पढ़ रहा था। तो एक आदमी फिर मेरे पास आके बैठ गया, वो फिर इधर-उधर की बातें करने लग गया। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? खैर मैं हूँ, हाँ में जवाब देता गया, लेकिन मैं दिल में दुआएँ पढ़ता रहा। जो लुफ्थांसा एयरलाइन के लोग भी अपना प्रोसेस मुकम्मल कर चुके थे, काउंटर फिर खाली हो चुका था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाए। तो खैर मैं बैठा रहा। इतने में एक ऑफ़िसर राउंड पे था, वो आया, उसने पूछा कि ये लड़का क्यों बैठा हुआ है? तो कहते जी इसके पासपोर्ट का मसला है। तो कहता वीज़ा स्टैम्प है? कहते हाँ, ये वीज़ा तो है। कहता जाने दे इसको। फिर उन्होंने स्टैम्प की और मुझे अलाउ कर दिया। मैंने शुक्रिया अदा किया, वहाँ से निकला, तेज़ स्पीड की ताकि फटाफट मैं पहुँच जाऊँ। तो एक आदमी फिर मेरे साथ अटैच हो गया। वो मेरे पीछे-पीछे आ रहा है। कहता जी ये आगे ड्यूटी फ्री शॉप है, तो मैंने ना वहाँ से छतरी लेनी है, तो मैं आपके बिहाफ़ पे ले सकता हूँ। मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। ख़ैर मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी की, अपनी स्पीड थोड़ी-सी और बढ़ाई। ड्यूटी फ्री शॉप से अंदर से मैंने जब गुज़रने लगा तो उसने मुझे इशारा किया काउंटर की तरफ, मेरी तरफ इशारा किया। पता नहीं वो क्या करना चाह रहा था। ख़ैर मैं चलता गया। वहाँ पे पहुँचा तो सारा लाउंज खाली था। एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ था। तो
वो बड़ा रिलैक्स और हाँ अच्छा, तो एक बिजनेस क्लास सीट अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो सिर्फ 100 रुपये में मिल सकती है। मैंने फटाफट 100 रुपये निकाला, उसको दिया। मैं कहा मुझे बस जाने दे। उसने स्टैंप की और मुझे अंदर जाने दिया। अंदर मुझे बिजनेस क्लास वाली एरिया में ले गए और वहाँ कोई रश भी नहीं था और बेहतरीन सीट। तो ये लुफ्थांसा एयरलाइन जब कराची से रवाना होती थी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, तो इसकी टाइमिंग इस तरह की थी, वो असर के वक्त रवाना होती थी और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे भी असर के वक्त पहुंचती थी और वो सूरज के साथ साथ चल रही होती थी। मैं इस सफ़र के दौरान सोच रहा था कोई पावर है, कोई ताकत है जो मेरी मुसलसल हेल्प कर रही है। और कराची एयरपोर्ट पे जहाँ मुझे गिरफ्तारी की धमकियाँ दी जा रही थी, लेकिन मुझे बिजनेस क्लास में सफ़र करवाया। तो ये वालदैन की दुआएं होती हैं जो आपके साथ साथ आपके ऊपर साहिबान की तरह आपकी हेल्प कर रही होती हैं। मेरे उर्दू के एक प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में, वो हमेशा कहा करते थे कि अपने वालिदैन से दुआओं का कहते रहा करें। आप नहीं भी कहेंगे वो फिर भी आपके लिए दुआ करते रहेंगे, लेकिन आपने कहना भी है। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे मैंने 50 मार्क लेने थे, उस वक्त मार्क करेंसी हुआ करती थी और ये एक इनिशियल अमाउंट छोटी सी होती थी जो दिया करते थे लोकल ट्रैवलिंग के लिए, ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। तो अब एयरपोर्ट से कहाँ से कलेक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन डेस्क से पूछा, वो कहते हैं वी कांट हेल्प। मैंने कहा नो हेल्प, कहते यस नो हेल्प। मुझे बड़ी उलझन सी हुई कि ये बड़े रूड से हैं। तो बाद में मुझे पता चला कि इनसे जब भी इंग्लिश में बात करेंगे तो ऐसे रिस्पॉन्स देंगे। इनसे एट दी जो ग्रीटिंग है, स्टार्ट है, वो जर्मन में करें, उसके बाद बेशक इंग्लिश बोलते रहें। तो ये इंग्लिश कोई पसंद नहीं करते। कुछ उनकी जो आपस में इंग्लैंड के साथ जो इनकी फाइट्स रही हैं माजी में, तो दे डोंट लाइक इंग्लिश। काफ़ी टाइम लगा वो काउंटर ढूंढने में जहाँ से मुझे वो 50 मार्क मिलने थे। वो 50 मार्क लिए, उसके बाद बस ली। तो अब तकरीबन रात का टाइम हो चुका था, तो बस भी तकरीबन 1 घंटा लेती है। डार्मस्टेड सिटी जाना था वहाँ से, जहाँ मेरा इंस्टीट्यूट था, फ्राउनहोफर ग्राफिक्स इंस्टीट्यूट। तो एड्रेस वगैरह मेरे पास मुकम्मल थे, लेकिन अब रात को तो इंस्टीट्यूट बंद होते हैं। तो वो मुझे परेशानी थी कि वो कैसे ये मैनेज होगा, कि मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैंने वाया फैक्स ही उन्हें इन्फॉर्म किया था अपने अराइवल के बारे में कि ये मेरी एयरलाइन है, और आगे का उन्होंने खुद ही गैस किया हुआ था कि ये कब तक एक्सपेक्टेड है वहाँ पहुँचने में। लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि आगे का प्रोसेस होगा कैसे। खैर डार्मस्टेड सिटी टाउन मैं वहाँ पे स्टॉप था। उस स्टॉप का नाम था लिश्तनबर्ग स्ट्रासे। तो उस वहाँ पे मैं उतरा तो एक पर्सन मेरे पास आया, उसने मेरा नाम पूछा और वो कहता है आ जाए मेरे साथ। तो पहले वो जिसने मुझे इंस्टीट्यूट दिखाया, उस वक्त एलिवेटर बंद था। कहते हैं ये रात को एलिवेटर हम बंद कर देते हैं, ये तो दिन के वक्त ओपन होते हैं। तो वो सीढ़ियों के ज़रिए टप 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 वो काफ़ी अपर फ्लोर पे, मेरा कोई चौथा पाँचवा फ्लोर था वहाँ, और सामान भी मेरे साथ। तो वो कुछ वो उसने हेल्प की, तो वो मुझे जगह दिखाई, अच्छा ये कल आपने यहाँ पे आना है, अभी हम आपको होटल लेके जा रहे हैं। रास्ते में उसमें मुझे जर्मन ग्रीटिंग के कोई लफ्ज़ सिखाए और होटल ले गया। और उसके बाद कहा कि आप सुबह आप इंस्टीट्यूट आ जाइएगा, जो मैंने आपको उसकी लोकेशन बता दी है। तो खैर सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग उठा, नाश्ता वाश्ता किया और बाहर निकला तो बाहर तमाम दुकानदार, सब्जियों वाले, दूसरे, उनकी आवाज़ें आ रही हैं और सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग वो सब उठे हुए थे और अपना काम शुरू किया हुआ था। इंस्टीट्यूट गया, वहाँ अपने होस्ट से मिला, प्रोफेसर डॉक्टर रिक्स, और रिक्स उनका नाम था। तो उसने मुझे वेलकम किया। तो कहता है आज का लंच आपने हमारे साथ करना है। वो मुझे एक रेस्टोरेंट ले गया और पूछा आप क्या पसंद करते हैं। मैंने बताया कि मैं मीट नहीं ले सकता और मैं फ़िश और वेजिटेबल ले सकता। तो खैर उसने मेरे लिए वेजिटेरियन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। जब पिज़्ज़ा मेरे पास आया तो उसके ऊपर इतने मोटे मोटे ऑलिव, मैंने गेस किया कि शायद ये ऑलिव है, मैंने ऑलिव पहले देखा नहीं हुआ था। तो जब मैंने वो खाया तो मुझे ऐसे जैसे अभी वॉमिटिंग आ जाएगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऑलिव खाया था। पर मैंने बड़ी मुश्किल से, वो ऑलिव थे बहुत ज़्यादा, मैंने वो पूरी वो लेयर हटाई और उस होल, यानी सालम ऑलिव थे, बहुत मोटे मोटे, मैंने साइड पे किए और थोड़ा सा पिज़्ज़ा खा सका मैं। तो ये भी मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं वो पैक करवा लूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो खैर वो उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि आपको ये पसंद नहीं आया।
उसके बाद वो मुझे ले गए अपनी मेरी रिहाइश पे कि ये आपके लिए बुक करवाई है, और वो कुछ फासले पे थी। खैर वहाँ पे गए और वो अपनी गाड़ी में ले गया और सारा गाइड किया और बताया कि ये इस पर सारा सिस्टम है, ये कार्ड है, इससे ये दरवाजे खुलेंगे और आप अपने रूम से ही ये बटन प्रेस करोगे तो नीचे वाला दरवाज़ा खुल जाएगा अगर आपको कोई मिलने आता है। सारा उसने मुझे समझा दिया। मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था कि मैंने सोचा सबसे पहले तो आराम करना चाहिए, फिर सोचा जाएगा कि अब डिनर कहाँ से करना है, कैसे करना है। खैर मैं सो गया। तो रात को तकरीबन मैं 9 बजे उठा और उस वक़्त सर्दियाँ थी, ये सितंबर के दिन थे और वहाँ सर्दियों का स्टार्ट था और सर्दियों में दिन बहुत छोटे हो जाते हैं वहाँ पे। जब बाहर निकला तो घुप अंधेरा था और मैंने सोचा चलो रेस्टोरेंट पे जाते हैं। रेस्टोरेंट कोई नहीं खुला हुआ था, जहाँ भी जाएँ बंद। मैं सोचा चलो मैं ब्रेड वगैरह ख़रीद लूँ नाश्ते के लिए। तो वहाँ जहाँ भी जाएँ, बड़े स्टोर, छोटे, इवन कि खोखा तक, हर चीज़ बंद। कोई समझ ना आए कि अब मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता था क्योंकि लैंग्वेज का इशू था। तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। ख़ैर मैं ऐसे ही वापस आ गया। तो वहाँ फिर मुझे अपनी वालदा बहुत याद आई जिन्होंने बहुत इंसिस्ट करके मुख्तलिफ़ चीज़ें रख दी थीं, खजूरें, नीम को। मैं बाहर निकालता सामान तो वो फिर रख देती थी, नहीं ये आपके काम आएगी। और वाक़ई वो मेरे बहुत काम आई, वरना मैंने रात भूखे रहना था। मेरा लंच भी बराए नाम हुआ था और डिनर भी नहीं हो सका था। कोई चीज़ नहीं मिली थी बाहर से और वही खजूरें, वही नीम को खा के गुज़ारा किया और फिर दोबारा सो गया। और सुबह फिर मैं उठा और वहाँ फिर सुबह हर चीज़ वहाँ पे ओपन थी। वहाँ ब्रेड वग़ैरह ली और अपनी चीज़ें। लेकिन फिर मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी, मुझे अंडे नहीं नज़र आ रहे थे कहीं भी। जिस स्टोर पे भी जाएँ कोई समझ ना आए कि उनको जब बताते थे वो समझते नहीं थे और कोई पता नहीं चल रहा था कि अंडे कहाँ पे हैं। और ये 15 दिन ऐसे ही रहा। कोई पाकिस्तानी किसी से कोई राब्ता नहीं हो सका था। प्रोफ़ेसर ने कहा कि हमारे इंस्टीट्यूट में तो एक भी पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन अगर आप टेक्निकल हॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाएँ, उसे टेहा डार्मस्टेड कहते थे। अगर आप वहाँ चले जाएँ तो शायद वहाँ पाकिस्तानी हों। तो आप वहाँ के इंटरनेशनल ऑफ़िस से जाके पूछ लें। तो ख़ैर उन्होंने कुछ थोड़ी मेरी सी हेल्प की और उन्होंने बताया कि वहाँ कुछ हैं पाकिस्तानी, तो आप ऑफ़िस रब्ता कर लें। ख़ैर मैं इंटरनेशनल ऑफ़िस उनके गया, तो वो कहते हैं हमारे यहाँ 6 पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम आपको उनकी एड्रेस दे नहीं सकते, हमें अलाउ नहीं है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि आप 6 लेटर लिखें, हम वो लेटर पोस्ट कर देंगे उनके नाम। लेटर लिख दिए, कोई 3 दिन गुज़रे, एक फ़ोन कॉल आई मुझे, उसने बताया कि इस तरह से मुझे लेटर मिला है, तो आप कहाँ पे हैं इस वक़्त? अगर मैंने अपनी लोकेशन बताई, तो वो फिर मेरे पास आ गए। उस दिन हुआ ये कि 15 दिन गुज़र गए थे, मैंने गोश्त नहीं खाया था, सिर्फ़ वेजिटेबल्स वग़ैरह और कैफ़ेटेरिया से जो हलाल मिलता था, मैं वही खा सकता था। कभी आलू, कभी सब्ज़ी, कभी फ़िश। तो मैंने फिर एक दिन चिकन ले लिया कि चलो, मुझे तो नहीं पता ये हलाल है या हराम है, लेकिन चिकन है। तो ख़ैर मैंने चिकन ले लिया, रोस्ट चिकन था। तो मैंने उस पाकिस्तानी से कहा कि ये चिकन है तो हम खाते हैं। तो कहता आपने कहाँ से लिया है? तो मैंने उसे बताया कि मैं फ़लाँ जगह से। कहता है लकीली आपने सही जगह से ले ली है, ये टर्किश वालों की शॉप है, तो ये हलाल है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगी। उसके बाद उसने मुझे बताया कि कहाँ कहाँ से आप क्या ले सकते हैं, सारा उसने मुझे गाइड किया है। तो इस तरह से फिर अंडों के बारे में बताया। अंडे उस वक्त पैकिंग में हुआ करते थे। पाकिस्तान में चूँकि पैकिंग का रवाज नहीं था, ओपन ही अंडे होते थे। तो मेरा ख्याल था कि वहाँ भी ओपन ही होते हैं, तो वो एक्चुअली होते थे पैकिंग में और वो नज़र नहीं आते थे। तो खैर इस तरह से वहाँ पे फिर रूटीन लाइफ शुरू हो गई। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अपना भी और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।